दिवसीय दौरे पर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने वांगड़ क्षेत्र के लिए करीब 1902 करोड़ रुपए की 326 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और आदिवासी समाज के विकास का बड़ा संकल्प दोहराया। आस्था के प्रमुख केंद्र बेड़ेश्वर धाम में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की विकास यात्रा में जनजाति समाज का बेहद और बहुत बड़ा योगदान रहा है और अब सरकार बेड़ेश्वर धाम के विकास पर 130 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि घाट, सड़कें और सुविधाएं बेहतर हो सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को पारंपरिक धनुष और तीर भी भेंट किया गया। वहीं उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पाद देखे, मेधावी बेटियों को स्कूटी और लखपति दीदियों को टैबलेट भी वितरित किया। लेकिन इस कार्यक्रम में विकास के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी खूब देखने को मिली। राजनीति तेज हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नाम लिए बिना भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि कुछ लोग आदिवासी युवाओं को भड़का रहे हैं और भड़का करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अपने बच्चों को जयपुर, कोटा और सीकर के बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन आदिवासी युवाओं को शिक्षा से दूर रहकर उन्हें भड़काने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बांसवाड़ा में 45,000 करोड़ रुपए का परमाणु संयंत्र देकर के क्षेत्र के विकास की नई राह खोली है, लेकिन कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी पिछली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले पेपर लीक से युवाओं का भविष्य खराब हुआ, जबकि वर्तमान सरकार लगातार नियुक्तियां दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या सच में आदिवासी विकास का नया रोड मैप है या फिर वांगड़ की राजनीति में बढ़ती सियासी जंग? क्या विकास की योजनाएं जमीनी स्तर पर बदलाव लाएंगी या फिर आदिवासी इलाकों में राजनीतिक बयानबाजी यूं ही हावी होती रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आदिवासी मुद्दों पर भी अब राजनीति तेज हो चुकी है? इन्हीं सवालों पर आज के प्राइम टाइम डिबेट में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस कार्यक्रम में कि किसने क्या कहा। कितने दिनों से हमारा ये पवित्र स्थान, लेकिन जो इसमें सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा यहाँ नहीं थी। आपने ध्यान होगा जब हमारी राष्ट्रपति जी यहाँ आई थी, जब हमने कहा था कि इस बेड़ेश्वर धाम का हम पूरी तरह से विकसित करते हुए इनके घाटों को और यहाँ की सुविधाओं का विस्तार हम करेंगे। आपने देखा है लगातार हमारी उसकी डीपीआर बन गई। आपने उसकी अभी फिल्म देखी कि हम इस घाटों का अवतरण करके हम इसको कैसे बनाना चाहते हैं। यहाँ ये ऐसा केंद्र बने जो हमारे आदिवासी भाइयों का, बागड़ क्षेत्र के सभी लोगों का जो ये पवित्र क्षेत्र है जिसको कुंभ कहते हैं, इस कुंभ का निर्माण उसी तरह से हो और आने वाले सभी लोग इसके मेले जो आता है उसमें उसका पूरा आनंद लें। मेरे भाइयों, माघ पूर्णिमा के अवसर पर लाखों जनजातीय बंधु यहाँ एकत्र होते हैं जब मेला लगता है। यह स्थान जहाँ बागड़ की माटी के अनगिनत वीरों को, संतों को जन्म दिया है। संत महावीर जी ने यहीं पर अपनी वाणी से जनजातीय समाज को दिशा दी और उन्होंने भविष्यवाणियां की थी। बाबू जी महाराज ने बहुत सी भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था आगे क्या होने वाला है और आपको मैं कहना चाहता हूं उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है, उनकी एक एक वाणी सत्य हो रही है। ऐसे हमारे संत बाबू जी महाराज की जो वाणी है। आज इस आयोजन में जनजातीय कला हस्तशिल्प की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इसे ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी यह कला हमारे पुरखों की स्मृति से जुड़ी है। क्योंकि जो हमारे यहाँ के क्षेत्र थे उन्होंने छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था। हम भी चाहते हैं कि हमारा ये क्षेत्र सरसब्ज हो, यहाँ के आम व्यक्ति को सुविधा मिले और आम व्यक्ति को सुविधा मिलते हुए यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार होके हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। राजस्थान के जनजातीय समाज पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला बचाई है, चाहे वो पिथौरा चित्रकला हो, बांस की बुनाई हो, मिट्टी के बर्तन हो, लकड़ी की नक्काशी हो, ये सब हमारी अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। हमें इसको बचाना है और आगे बढ़ाना भी है। आज की ये प्रदर्शनी इन कलाओं से जुड़े कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध करवाती है। हमारी सरकार का प्रयास है कि इन कलाओं को बाजार मिले, सम्मान मिले और इन्हें बनाने वाले हाथों को उचित मूल्य मिले, जिससे उनका जीवन स्तर आगे बढ़े। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना, इतिहास लिखा गया
जनजातीय समाज का नाम वीरता के पन्नों पर अंकित है। वे वो समाज है जिन्हें जंगलों में रहकर भी अपनी आजादी से कभी समझौता नहीं किया। जब अंग्रेजी हुकूमत ने वनों पर कब्जा करना चाहा था, तब इसी समाज ने धनुष उठाया था। मैं कहना चाहता हूं, समाज और प्रकृति के पुजारी हैं। आप धरती को मां मानते हैं, नदी को मां मानते हैं, वन को जीवन माना है। इसलिए जब किसी ने इस प्रकृति के साथ छीनने की कोशिश की तो समाज अडिग रूप से खड़ा रहा। जनजातीय समाज ने इतिहास के हर कठिन मोड़ पर अपना सर्वस्व दांव पर लगाया है। आज मैं ऐसे सभी उन वीरों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हमने जनजातीय गौरव की बात करते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सबसे पहले स्मरण आता है। इस महानायक ने महज 25 वर्ष की उम्र में वह कर दिखाया जो बड़े बड़े नहीं कर पाए थे। उन्होंने अंग्रेजों की तोपों के सामने धनुष उठाया और उल गुलान यानी शोषण के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। उन्होंने कहा, जंगल हमारा, जमीन हमारी, हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उनका त्याग, उनकी तपस्या अद्वितीय इसलिए है उन्हें आदिवासी समाज में धरती आबा और भगवान के रूप में पूजा गया। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आज तक ऐसे जो महापुरुष थे उन्होंने इतिहास में छुपा दिया गया था, किसी ने उनको याद नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उनके नेतृत्व में पूरे देश में पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी प्राइम टाइम डिबेट। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित बीजेपी नेता हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में। सवाल सबसे पहले डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, मैं आपसे ही लेना चाहूंगी कि सरकार ने घोषणा बहुत बड़ी की है, 1900 करोड़ रुपए से अधिक राशि की घोषणा की है जो कि विकास योजनाओं को जिनसे शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जमीनी स्तर पर इस योजना का लाभ कब देखने को मिलेगा? डॉक्टर चेतन। देखिए तुलसी जी, 1902 करोड़ के जो 326 कार्य है जी, उसका केवल शिलान्यास नहीं किया जी, लोकार्पण भी किया। लोकार्पण तुलसी जी किसका होता है? जो काम पूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, पूर्ण होने वाले काम का लोकार्पण किया जाता है, शुरू होने वाले काम का शिलान्यास किया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों काम किए। जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी है, चाहे वो पेयजल से संबंधित है, चाहे वो सिंचाई से संबंधित है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, चाहे हेल्थ से संबंधित है, चाहे किसी से भी संबंधित है, उन योजनाओं का लोकार्पण किया है, जनता को समर्पित किया है। बाकी योजनाओं का शिलान्यास किया है। और आप जानते हैं, इससे पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, तुलसी जी आप याद करिए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं थी जिनका प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया था, लोकार्पण किया था। उसमें केवल एक योजना 45,000 करोड़ की थी, परमाणु बिजली घर। आपको याद होगा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वनवासी भाइयों की चिंता किस प्रकार से करती है, ये अपना में साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेणेश्वर धाम के विकास के लिए, मेला प्राधिकरण के लिए और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 130 करोड़ रुपए का आज घोषणा की है। आप कल्पना करिए, बेणेश्वर धाम वही था, वर्षों वर्ष से है ना, कोई अकल का नहीं है। लेकिन जब सरकार ये तय करती है कि हमें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, हमें इस क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना है, उनका आर्थिक स्तर सुधारना है, तब ऐसी घटनाएं होती है, ऐसे काम होते हैं। अब आता हूं मैं क्या क्या आज हुआ। आप कल्पना करिए, जिन छात्रों का मेस भत्ता प्रति माह 2500 रुपए था, उसको बढ़ाकर के आज 3250 किया। जो आदिवासी युवा खेल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, उनका भत्ता 2600 रुपए था, उसको बढ़ाकर के 4000 किया। 10वीं और 12वीं की जो मेधावी छात्रा प्रोत्साहन राशि के नाम से जो पैसे देते हैं, उनको 5000 से बढ़ाकर 8000 किया। जो युवा आदिवासी वनवासी भाई सीए और सीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और आगे तैयारी करें, उनका जो भत्ता मिलता है वो 7000 से बढ़ाकर 10,000 किया है। 16.65 लाख किसानों को मुफ्त, मक्की की फसल वहां ज्यादा होती है बागड़ एरिया में, मक्की के बीज के मुफ्त
किट वितरित किए गए हैं। महिला मुखिया का जो था 1200 रुपए पर मंथ के हिसाब से डीबीटी से ट्रांसफर किए गए हैं। शिक्षा हो, चाहे आर्थिक सशक्तिकरण हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, इन सब क्षेत्रों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, तुलसी जी, मैंने कभी सुना नहीं था पहले कि 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, ये सुनना कब शुरू किया है? जब केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी और राज्य में मुख्यमंत्री जी के नाम से सरकार बनी। 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, कांग्रेस के मित्र हमारे ऊपर हंसते थे, कहते थे ऐसे कैसे हो सकता है, इतना बजट कहां से लाओगे आप? खजाना खाली की बात कांग्रेस पार्टी आपने देखा होगा पिछले 5 साल की थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कभी ये नहीं कहा और ना कहेंगे कि पैसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार भरपूर मदद कर रही है, राज्य सरकार अपने रेवेन्यू जनरेशन में बढ़ोतरी की है और ठीक है जनता चेतन के जी, कल्याणकारी ठीक काम है कर रही है। जी। इस दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जी। बागड़ एरिया जो है, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये पूरा बेल्ट एक समय में आप याद करिए कांग्रेस का परंपरागत बेल्ट हुआ करता था। उस बेल्ट में जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, और कमजोर क्यों हुई? क्योंकि काम नहीं किए। और मजबूती किसको मिली? बीजेपी को मिली। वहां विकल्प जो बागड़ एरिया में जो पैदा करने का जो अवसर दिया था वो कांग्रेस पार्टी ने दिया था बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने आज स्थिति ये कर दी, कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई वहां पर बागड़ क्षेत्र में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाइयों का जो सरकार कल्याण करेगी, जो पार्टी कल्याण करेगी, आदिवासी भाई उनके साथ जुड़ेंगे और उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके जी काम बिल्कुल। यानी करेंगे। चेतन जी आप ये कह रहे हैं माननीय भजन लाल जी कर रहे हैं। बिल्कुल कि ये जो आपकी योजनाएं हैं वो धरातल पर भी हैं। राजकुमार जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है, उनका रुख मैं करूंगी। राजकुमार जी, पहले तो ये कि जो सरकार ने आज घोषणा की उसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात ये कि चेतन जी ने ये भी कहा कि इनकी सरकार में यानी डबल इंजन की सरकार में ये 1000 करोड़ की घोषणाएं हो रही हैं, पहले नहीं होती थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन दोनों सवालों पे आप, राजकुमार जी? तुलसी जी, सबसे पहले तो मैं जनजातीय गौरव दिवस पर आदिवासी भाइयों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं बांगड़ क्षेत्र में के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के इलाके में उनकी खूब बहबूदी हो, वो खूब तरक्की करें, उनका समाज, उनका परिवार, उनके बच्चे बहुत तरक्की करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वहां बांगड़ क्षेत्र में गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी बाणेश्वर धाम जाकर आए हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं, ये सारी घोषणाएं जो आपने की है, वहां का आम आदमी, आम आदिवासी आदमी बार बार पूछ रहा है कि 2025 के बजट में जो आपने घोषणाएं की थी वो सारी घोषणाएं जमीन पर उतर गई क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के ऊपर। घोषणाएं तो लंबी चौड़ी हमेशा करते हैं। तुलसी जी, 2025 के अंदर बजट में जो घोषणाएं की थी वो आज दिन तक कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं आई। वहां के लोगों को चिंता है 2026 के अंदर बजट में क्या दिया, ये भी वहां के लोगों की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार, डबल इंजन की सरकार, पिछले लंबे समय से राजस्थान में काम कर रही है। 2 साल से ऊपर का समय हो गया। अब ये बार बार कांग्रेस पार्टी को कोस नहीं सकते हैं। और जो घोषणाएं इन्होंने की है वो पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी की जो घोषणाएं थी, जो भी योजनाएं थी, उनमें 500, 700 रुपए, 1,000 रुपए बढ़ा करके किया है। तो ये तो परंपरा है। कोई भी पेंशन चल रही है, कोई भी योजना चल रही है, वो छात्रों के लिए चल रही है, छात्राओं के लिए चल रही है, कोई और पेंशन मिल रही है, कोई और सुविधा मिल रही है, वो तो एक परंपरा है। एक रेशो में ऑटोमेटिक वो बढ़ने का सिलसिला होता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी नया क्या काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों के लिए नया काम किया था। अभी कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनकी वंशावली जांच करने का काम किया था। अपमान किया था इनका कि इनकी वंशावली जांच की जाए। और बागड़ समाज का, आदिवासी समाज का प्रत्येक तबका तब से लेकर आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से नाराज है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बड़ी हिम्मत दिखाई, आज वहां चले गए। ये उनके डीएनए की जांच करने की बात कर रहे थे, ये वंशावली जांच करने की बात कर रहे थे, और वहां जाके आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जब आज वहां के लोगों से पता किया तो पता कर रहे हैं साहब, रैली के अंदर जबरदस्ती लोगों को लेकर गए, बसें भर भर के लेके गए, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो। बागड़ के लोग जाना नहीं चाहते थे रैली के अंदर, लेकिन ठीक है, राजस्थान के मुखिया हैं, हमारे राजस्थान में परंपरा भी है, जो आता है अतिथि देवो भव, उनका स्वागत किया वहां के लोगों ने, अच्छी बात है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस के या आप बाप पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और अगर वहां आज सौगातें दे के आए तो अच्छी बात है।
कांग्रेस पार्टी भी चाहती है उस इलाके का और विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है वहां पानी मजबूती से आना चाहिए, वहां बिजली मजबूती से आनी चाहिए, वहां सड़कें मजबूती से होनी चाहिए, वहां शिक्षा मजबूती से होनी चाहिए, वहां चिकित्सा मजबूत होनी चाहिए, वहां का प्रत्येक तबका, प्रत्येक महिला, पुरुष, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग बहुत मजबूत होना चाहिए। तुलसी जी, वहां लोग पहाड़ों जी। पर रहते हैं, किस तरीके से पानी लेके जाते हैं, किस तरीके से वहां बिजली पहुंचती है नहीं पहुंचती है, खाने की सामग्री पहुंचती है नहीं पहुंचती है, ये चिंता कौन करेगा? ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के मुखिया वहां पहुंच गए, वो अलग सब्जेक्ट है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, नगर निकायों के चुनाव आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देख रही है कि हमारी वहां जमीन लगातार खिसकती गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के बागड़ के सबसे बड़े नेता पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को यह भारतीय जनता पार्टी अपने पास लेकर गई थी। वो दबे मन से वहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के पास और रोए मन से वापस लौट आए और कहे मैं वहां ठग गया था। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गिरिबान में जाके और कथनी और करनी में अंतर नहीं करे। जो घोषणाएं पहले बजट में की थी वो धरातल पर उतारिए और नए बजट में घोषणाएं क्यों नहीं की, और आज जो घोषणाएं आप करके आए हैं वो घोषणाएं कैसे पूरा करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए। क्योंकि संत माऊ जी की तपोभूमि है वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नागपुर का दफ्तर नहीं है। संत थे माऊ जी महाराज, उन्होंने वहां तप किया था, तब जाकर के मेणेश्वर धाम बना है। शिव विष्णु ब्रह्मा का के वहां मंदिर है और सोम माही और जाखम नदियों का वहां संगम है। भागड़ का एक कुंभ है और कुंभ जैसे पवित्र जगह आप जाकर आए हैं और जो घोषणाएं करके आए हैं, हमको आपसे उम्मीद है, हमारी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि जो भी घोषणा कर आए हैं वो तमाम घोषणाएं जमीन पर उतरनी चाहिए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसमें कोई राजनीति नहीं चाहती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है वागड़ का, डूंगरपुर का, बांसवाड़ा का, आसपास के ठीक है, तमाम बिल्कुल। इलाकों का विकास होना चाहिए। जी, राजकुमार जी, आपने भी अपनी बात कही और चेतन जी भी अपनी जो बात कह चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में एक और सवाल आज के कार्यक्रम से उठता है, वो ये कि चेतन जी, सीएम ने बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि कुछ नेता आदिवासी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये इशारा किसकी ओर था, चेतन जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे मित्र राजकुमार जी ने अभी कहा तीर्थ बीजेपी मानती नहीं थी। कांग्रेस पार्टी का तीर्थ तो एक परिवार है, उस परिवार को ये तीर्थ मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के बारे में हमारे मित्र ने कहा कि हिम्मत करके गए। हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी गए थे, दिल्ली से आए थे इसी बेड़ेसर धाम में बाप जी के प्रति स्थान पे नमन करने के लिए। आपके कितने प्रधानमंत्री गए बांसवाड़ा? आपके कितने मुख्यमंत्री गए? क्योंकि हिम्मत नहीं है जाने की, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र ने कहा कि पिछली बजट की घोषणाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। पढ़ना चाहिए। आज जिनका लोकार्पण हुआ है, मैंने पहले भी कहा था आपको, ये वो सरकार है जब बजट आता है दूसरे दिन ही प्रभारियों की बैठक बुला के जिला प्रभारियों को जिलों में भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आज से ही काम शुरू कीजिए और जब तक नया दूसरे बजट का टाइम आवे फरवरी मार्च, तब तक ये योजना कंप्लीट होनी चाहिए। और मैं आपको तुलसी जी बताना चाहता हूँ, मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, 85 से लेकर के 95 तक पिछली बजट घोषणाएं पूरी हो चुकी है। ये बात विधानसभा के अंदर पटल के ऊपर कही गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड सदन के पटल पे रखा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी भग जाती है। अब बताओ, इन्होंने बात की जिन योजनाओं को सिर्फ 1500 रुपए बढ़ा देते हैं, आप भी तो बढ़ाते ना किसान सम्मान निधि। 5 साल तक आप रहे थे राजस्थान की सरकार के अंदर। किसान सम्मान निधि जो केंद्र सरकार देता था 6000 रुपए, माननीय भजन लाल जी ने आते ही 8000 किया। अब हम 12000 की ओर बढ़ रहे हैं। हम बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या हमें अन्नदाता की चिंता है। मैं पूछना चाहता हूं हमारे कांग्रेस के मित्र से, क्या 5 साल में 1 रुपए भी किसान सम्मान निधि में कांग्रेस पार्टी ने बढ़ोतरी की थी क्या? ये तो बताए। नहीं की है तो क्यों नहीं की? क्योंकि किसान का अनादर करना इस पार्टी का चरित्र का डर है। अब आता हूं बेड़ेसर धाम पर। आप कल्पना कीजिए 130 करोड़ रुपए, तुलसी जी 130 करोड़ रुपए जी। ये जो 130 करोड़ रुपए राज्य सरकार जो कर रही है, ये उस बजट से अलग है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां काम जो शुरू हो चुके हैं और बेड़ेसर धाम के विकास के लिए जो टूरिज्म ट्राइएंगल जो डेवलप कर रहे हैं, उसके 2 लक्ष्य है। एक लक्ष्य तो टूरिज्म को बढ़ावा देना, जिससे वहां आमदनी बढ़ेगी। दूसरा, ये जो प्लेस है, ये जो बाप जी का स्मारक है,
इसको ग्लोबल लेवल पर इसको प्रसारित करना और उसी के अनुरूप इसको डेवलप करना। तभी तो पर्यटक आएंगे, तभी तो श्रद्धालु आएंगे। और माही माघ मेला जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, ये केवल राजस्थान का नहीं है तुलसी जी, ये गुजरात का भी पार्ट इसके अंदर आता है। और ये बहुत बड़ा एक मेला भरता है जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधाओं का विस्तार करने का काम सरकार कर रही है। और सरकार ने आज पिक्चर बताई है सभी जो आए हुए थे उनको कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस तरीके से इसको डेवलप करना शुरू कर दिया, काम चल रहा है और आगे इस काम को भी इस तरीके से आगे ले जाकर किस रूप में तैयार करेंगे। कौन बताता है? ये वही बताता है जो काम करता है। 5 साल तक यूपी, 10 साल तक यूपीए की सरकार रही, याद आया परमाणु बिजली घर बनाना? बागड़ एरिया में जाते नहीं थे ये। माने प्रधानमंत्री जी गए, वहां 45,000 करोड़ का परमाणु बिजली घर बनाने की नींव रखी है उन्होंने। ये दर्शाता है कितनी संवेदनशील चेतन जी, ठीक है, आपने इनके राजकुमार जी के सवालों का जवाब बखूबी दिया, लेकिन आपने ये क्लियर कट में सवालों का जवाब नहीं दिया कि सीएम के इस बयान को आप कैसे देखते हैं। सीएम ने ये निशाना किस पर साधा? क्या कांग्रेस पर साधा या किसी अन्य पार्टी पर? मैं बताता हूँ जी। अभी राजकुमार जी जो पूरा बोले अपने समय के अंदर, उसको आप नोट करिए जी। कांग्रेस पार्टी विकास के कामों को देखती ही नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष का धर्म भी पूर्ण रूप से नहीं निभाते हैं। क्योंकि इनको अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए, इनको अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए और कमी है उनको बताना चाहिए, यहाँ कमी है इसको ठीक करिए। सरकार की, विपक्ष का काम है सरकार को बताना। लेकिन जिस प्रकार से आदिवासी भाइयों को भटकाने का काम किया था या नहीं किया था, नौकरी लूटी थी या नहीं लूटी थी पिछले 5 साल के अंदर, आदिवासियों की नौकरियों पर डाका डाला था कि नहीं डाला था, किस प्रकार से उनको आज भी बताओ आप, काला बाजारी के नाम पे जिस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को कांग्रेस पार्टी, गैस सिलेंडर के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, पेट्रोल के नाम पे कर रहे हैं, डीजल के नाम पे कर रहे हैं और एक पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं पूरे देश में। आप देख रहा होगा तुलसी जी, आपने देखा होगा। और आपको बड़ा दुखद एक बात बताता हूँ, आज पवन खेड़ा जी ने जो ट्वीट किया दिल्ली से, आप उसको पढ़िए ना। क्या लिखा उन्होंने ये लिखा है कि जिन जहाजों को परमिशन दी है ईरान ने, वो जहाज अमेरिका जा रहे हैं, वो जहाज बॉम्बे पहुंच गए शिवालिक, 45,000 मैट्रिक टन गैस उसके ऊपर लगी है, 65 लाख सिलेंडर उससे भरेंगे। भारत की राहत मिल रही है, ईरान सरकार भारत के केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार मदद कर रही है, क्योंकि ये कूटनीतिक बहुत बड़ी जीत है। पूरे वर्ल्ड के किसी जहाज को वो नहीं आने दे रहे हैं, भारत के जहाजों को आने की अनुमति दी है। राजकुमार जी, मैं आपके पास, चेतन जी, ठीक है, स्वागत करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, प्रदेश में पैनिक क्रिएट। जवाब ले रही हूँ मैं इस पर राजकुमार जी। एक सेकंड, एक लास्ट बात, ये खाली सिलेंडर लेके जी। जिस प्रकार का ये ड्रामा कर रहे हैं ना, ये आपदा का अवसर है, इसमें लोगों को समझाना चाहिए। ये 2 देशों की लड़ाई है, भारत की लड़ाई नहीं है। वहां पे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ है जिसके कारण से कुछ समस्या आ रही है। जनता सरकार का साथ दे, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करे, तब एक देश के साथ चलने की मुहिम होती है और जनता समर्थन करती है। ये ऐसे जो काम करते हैं, जनता जानती है कि देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। और जो स्टोरेज है, ब्लैक में स्टोरेज जो है, उनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बड़ा दुख होता है। ठीक है राजकुमार जी, सवाल यही है जो चेतन जी ने कहा कि आप सपोर्ट कीजिए उनको, विपक्ष का जो धर्म है वो आप निभाते नहीं हैं, लेकिन वॉकआउट कर जाते हैं, कोई बात बोलो तो उसको इग्नोर करते हैं और कमियां देखते हैं सिर्फ। तो सवाल मेरा ये है कि अगर ये करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात जो आज सीएम ने दी, अगर वो धरातल पर उतरती है तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आप समर्थन करेंगे सरकार का या फिर विपक्ष होने की जिम्मेदारी ही निभाएंगे? राजकुमार जी। तुलसी जी, आपने भी अगर लगा दिया ना, राजस्थान का 8 करोड़ जो हमारा जो निवासी है, मैंने सवाल पूछा राजकुमार जी, हर योजना पे अगर लगा रहे हैं, क्योंकि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है। भविष्यवक्ता नहीं हूं ना, मैं नहीं बता सकती भविष्य में क्या होगा, तो मुझे उस हिसाब से बोलना ही पड़ेगा। जी तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान का विकास होना चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में अग्रणी राज्य बनना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है पानी के मामले में राजस्थान मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है बिजली के मामले में राजस्थान मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस चाहती है किसानी हमारी राजस्थान की मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है हमारे यहाँ चिकित्सा मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारी शिक्षा मजबूत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारी माँ बहन बेटी मजबूत और सुरक्षित होनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा खेल का जो मैदान है वो मजबूत होना चाहिए, खिलाड़ी मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती इस मटके से इस मटके में पानी डाल दिया और लीपापोती का काम आपने कर दिया, योजनाओं का नाम बदल दिया। तुलसी जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, वो किसान आज भी उसका कंठ सूखा है, खेत सूखा है, पानी नहीं आया एक बूंद भी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। तुलसी जी, आंकड़े बहुत गिनाते हैं, इनको डिबेट जाने से पहले पर्चा दे दे के भेजते हैं, आंकड़े करोड़ों में लाखों में, और प्रवक्ता आते हैं बड़े बड़े भाषण पेल पेल के चले जाते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं मिलता है। लंबे चौड़े वादे हर बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के लिए कहती है। हम चाहते हैं राजस्थान की सरकार राजस्थान में काम करे, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उनका साथ देने को तैयार है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनको एक गलतफहमी है कि पूरा देश पूरी दुनिया ये चला रहे हैं। जब ये सत्ता में नहीं थे, इससे पहले देश कैसे चलता था भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है। हमने इस देश को किस पोजीशन पे ले आके खड़ा किया है, इस राज्य को हमने इस देश के नक्शे में किस तरीके से ले आके खड़ा किया है, ये हम जानते हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी हमने राजस्थान को खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी भूल गए कोरोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार ने हमारे साथ कैसे सौतेला व्यवहार किया था। फिर भी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, किसी को रोटी के अभाव में भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी को दवा के अभाव में किसी को मैं मरने भी नहीं दूंगा। और हमने वादा निभाया, और देश के प्रधानमंत्री ने और WHO ने भी हमारी तारीफ की। मैं इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं करे। भाषण अलग सब्जेक्ट है, लेकिन राजस्थान का विकास होना चाहिए, डूंगरपुर का विकास होना चाहिए, वागड़ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है वहां पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, शिक्षा पहुंचे, चिकित्सा पहुंचे, जागरूकता पहुंचे। काली भाई भील के नाम से हमने जो स्कूटी छात्राओं को दी थी, वो स्कूटी और मजबूत हो, काली भाई के नाम से और योजनाएं वहां पर आए, वागड़ का क्षेत्र और मजबूत हो। ये जो वहां पर कुंभ का जो स्थान बना हुआ है वो और मजबूत हो, जितने भी कुंड हैं, जितने भी हमारे वहां स्थान है, वो और मजबूत होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है। बिरसा मुंडा जी के नाम से जो बात बड़ी बड़ी कर रहे थे, उनको तो हम हमेशा नमन करते हैं लगातार। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में अंतर नहीं करे, मानगढ़ धाम का भी विकास करे, और जितने भी बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास जो भी आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, वहां पर सुरक्षा मजबूत करे, शिक्षा मजबूत करे, पानी बिजली तमाम और चीजें मजबूत हो, रेल मजबूत हो। रेल की बात कर रहे हैं, रेल वहां बहुत कमजोर है, सड़क मजबूत हो, परिवहन मजबूत हो। हम तो इतना चाहते हैं। और ये मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि ये हिंदुस्तान को पैनिक करने का काम कर रहे हैं गैस और पेट्रोल के माध्यम से। तुलसी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि 60 रुपए घरेलू गैस की कीमत किसने बढ़ाई और क्यों बढ़ाई? जब पैनिक समय था, जब पता है खाड़ी देशों में आग लग रही है और उनकी आग की लपटें हमारे हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आग में घी डालने का काम 60 रुपए बढ़ा करके और 115 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ाने का काम क्यों किया? कॉमर्शियल सिलेंडरों पे रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बुकिंग और सप्लाई पर क्यों किया? ये बहुत बड़े प्रश्न है जो हिंदुस्तान का आम नागरिक बार बार पूछ रहा है, और नाम लेते हैं कांग्रेस पार्टी का। उसके 8 दिन बाद तुलसी जी, ये केरोसिन का जो कोटा होता है वो अलॉट करते हैं। हिंदुस्तान के तमाम राज्यों के साथ साथ राजस्थान में भी वो कोटा अलॉट करते हैं। महाराष्ट्र में करते हैं, गुजरात में करते हैं, बंगाल में करते हैं, हरियाणा में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, और राजस्थान में भी कोटा अलॉट करते हैं केरोसिन तेल का। क्यों करते हैं? जब आपके पास गैस की किल्लत नहीं है तो फिर आपने केरोसिन अलॉट क्यों किया? जब गैस की किल्लत नहीं है राजकुमार तो फिर आपने जी, ये मैं चाहती हूँ चेतन जी और राजकुमार जी, आप दोनों से मेरा निवेदन है कि गैस की किल्लत एक गंभीर समस्या है जिससे हम आप जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार भी लगातार काम कर रही है। लेकिन इस मुद्दे पे हमारी ये डिबेट है नहीं, डिबेट आदिवासियों को लेकर के, तो मैं चाहती हूँ कि आदिवासियों पर ये चर्चा हो। चेतन जी और राजकुमार जी, दोनों से, आप लोगों से यही आग्रह है मेरा। चेतन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सवाल 2 है। राजकुमार जी ने एक सवाल तो पूछ लिया कि क्या सच में आप लोगों को पर्ची देकर भेजा जाता है आपकी पार्टी की ओर से कि डिबेट में जाइए और पर्ची देकर बैठिए? इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि अगर सरकार इतनी गंभीर है आदिवासियों को लेकर के, तो आज भी वागड़ क्षेत्र में रोजगार की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, शिक्षा व्यवस्था जो कि बेहद जरूरी है, देश का भविष्य है, उसकी भी कमी है। चेतन जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात पे आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वागड़ क्षेत्र में काम करने के लिए कृत संकल्पित नहीं होती तो हम हर साल हमारा रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करते। रिपोर्ट कार्ड वही पेश करता है जो ये जानता है कि मैंने काम किया, जनता के बीच में लेके जाता है। हम है ना, बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता भी लेके जाता है।
दूसरी बात, हमारे मित्र ने भी बड़ी चिंता की बिजली की। 5 साल में बिजली के 3 काम होते हैं, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया नहीं, 1 लाख करोड़ का भार छोड़ के गए। ट्रांसमिशन में नए जीएसएस नहीं लगाए, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं किया। लेकिन चिंता करेंगे, पानी की बात की, सिंचाई की, किसानों की, ईआरसीपी को 5 साल तक लटका के रखा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन होते हुए भी एमओयू नहीं कर पाए, क्योंकि इनकी लड़ाई थी अशोक गहलोत साहब की और कमलनाथ जी की लड़ाई थी, और उनके पत्रों का जवाब नहीं देते। इस शिक्षा की बात की, शिक्षा को जिस प्रकार से जर्जर व्यवस्था में ये लोग छोड़ के गए और झालावाड़ की घटना हुई, स्कूल के अंदर बच्चे स्वर्गवास हो गए बच्चों का, कौन दोषी है इनके लिए? कांग्रेस पार्टी चिंता करती है, काम नहीं करती। हम लोग चिंता भी करते हैं और काम भी करके दिखाते हैं। और यह बिल्कुल, अभी सिलेंडर की बात करें, 2014 में इसी कांग्रेस पार्टी ने 1241 रुपए का सिलेंडर बेचा है। मेरे को याद है वो दिन जब सांसद महोदय के कोटे से कनेक्शन के लिए जाते थे, आप सांसद में कोटे कनेक्शन नहीं मिलता था, सिलेंडर तो घर आने की कोई सपने में नहीं सोचता था। आज 2 दिन की बुकिंग नहीं थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ ग्लोबल लेवल पे। 2 देशों को युद्ध के कारण से उस आपदा में भी कांग्रेस पार्टी अवसर ढूंढने का प्रयास कर रही है। उनको चिंता नहीं है इस देश के नागरिकों की, उनको चिंता नहीं है देश में पैनिक फैलता है। हम लोगों ने कहा कि नहीं, गैस की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी नहीं है। हाँ, कुछ पैनिक होता है, उस पैनिक के कारण से घर पे सिलेंडर होता है तो भी आदमी कोशिश करता है एक और बुक करा देता हूँ। लेकिन आपने देखा कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई, कहीं आपने सुना कि गैस की दिक्कत हो रही है? क्यों? कि सक्षम नेतृत्व है केंद्र के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार से जहाज निकल कर आए हैं एलपीजी ठीक के, है चेतन जी, जहाज वाली बात हो गई। अब बार बार मैंने अभी आग्रह किया दोनों लोगों को, मैंने राजकुमार जी को इसलिए इंटरप्ट किया बीच में कि बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर हमने चर्चा अभी की नहीं है, अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस मुद्दे पर। आज हमारी चर्चा सिर्फ एक आदिवासियों के मुद्दे पे हो रही है, जो कि बेहद गंभीर मुद्दा वो भी है। मैं चाहूंगी इस पर आप दोनों अपना समय दें, क्योंकि समय हमें यहाँ मैंने शुरुआत आदिवासी से की और आदिवासी पे ही चल रहा हूँ जी। आदिवासी की मैंने पहले भी कहा था, जब एक देश के प्रधानमंत्री बेनेश्वर धाम में आते हैं और वहां पर वो बताते हैं कि ये और दूसरी बात बताओ, हम हवा में घोषणा नहीं करते हैं, हम बताते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा, इस प्रोजेक्ट के लिए इतना पैसा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का नियम है, गुजरात मुख्यमंत्री से लेकर के अभी तक, और वो कहते हैं जिनका शिलान्यास मैं करूंगा उसका लोकार्पण भी मैं करूंगा। ये उनका प्रण है। और वो योजना इसीलिए कंप्लीट होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करते हैं उन योजनाओं का जिनका वो शिलान्यास करते हैं। और यही संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का है। आज जिन योजनाओं का लोकार्पण हुआ है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, तुलसी जी, क्या वो योजना एक दिन में पूरी हो गई क्या? उन योजनाओं को जो 1 साल के अंदर कंप्लीट होकर के जनता को लोकार्पण किया, जनता को समर्पित किया, वो काम हुआ जब भी तो किया ना। आज जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, नेक्स्ट जब वो योजनाएं पूरी हो जाएगी लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। कांग्रेस पार्टी जैसे थोड़ी आचार संहिता लगने से 3 महीने पहले नींद खुलती है, क्या क्या करे, स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, अपन तो जाने वाले आएगा वो देखेगा। ऐसा नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी हर साल अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है, बताती है कि ये घोषणा की थी और ये हमने कंप्लीट सरकार किया। आपकी बने 1-1.5 साल से अधिक का समय हो गया है और आज यानी कि अभी आदिवासियों के लिए घोषणाएं की जा रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी देर हो गई है, या फिर आगामी चुनाव को लेकर के आपने तैयारी बहुत पहले कर ली? क्या है पूरा मामला चेतन जी? यही तो मैंने बताया, यही तो बताया है। आज घोषणाएं जो की है ना, वो इसका मतलब ये नहीं है पहली बार हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी डूंगरपुर कब आए थे तुलसी जी, आप बताइए मेरे को? 1 साल हो गया उनका आए हुए। उन्होंने जो की थी उनका लोकार्पण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट घोषणाएं की थी 24-25 के अंदर, उसका लोकार्पण हुआ है। जो केंद्र सरकार की योजनाओं से ग्रामीण सड़कें बनती है, नहरें बनती है सिंचाई के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है, नए जीएसएस बनते हैं, इन सब कामों का लोकार्पण भी तो होता है ना। लोकार्पण, मैं बार बार कहता हूँ, लोकार्पण कब होता है? जब योजना धरातल पर उतर जाती है, जनता को लाभ मिलना शुरू हो जाता है, लगातार दावा कर रहे हैं कि आपकी योजनाएं धरातल पर हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने पहली बार घोषणा की है क्या? लगातार 2.5 साल से आदिवासी बेल्ट बागड़ एरिया के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, तभी तो घोषणा भी होती है, लोकार्पण भी होता है और शिलान्यास भी होता है, दोनों काम होते हैं। ठीक है राजकुमार जी, इसको आप कैसे देखते हैं? शिलान्यास नहीं किया, आप लोकार्पण भी करते हैं
और शिलान्यास भी करते हैं। ठीक है, सरकार ने आज किया, जबकि इनकी सरकार बने 1 से 1.5 साल का या उससे अधिक का समय अब बीत रहा है, आने वाले कुछ समय और है। तो क्या आपको सच में लग रहा है कि ये आदिवासी समाज के लिए इस घोषणा को किया गया है, या फिर आगामी चुनाव की तैयारी बहुत पहले ही बना ली है सरकार ने आदिवासियों के वोट बैंक को देखते हुए? किस एंगल से देख रहे हैं आप इसे? जबकि चेतन जी कह भी रहे कि इनकी सरकार ने पहले घोषणा की है, क्या कह रहे हैं आप इस पे, राजकुमार जी? तुलसी जी, चुनाव आ रहे हैं अभी पंचायत के, नगर निगम के, पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, तो करवाना नहीं चाहते हैं। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ठगोरा लग रहा है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हठ धर्मिता पे है, चुनाव कराना नहीं चाह रही है, डर रही है, भाग रही है। फिर भी इनको लगता है कि एक बार दौरे तो कर ही लो। दौरे कर रहे हैं लगातार, डूंगरपुर गए, वागड़ गए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करके आए, कह रहे हैं हमने शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया है। अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी तो बार बार कह रही है राजस्थान के हर कोने का, हर गली का, हर गांव का, हर ढाणी का, हर शहर का, हर विधानसभा क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उसमें कांग्रेस पार्टी कोई राजनीति नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही कितनी राजनीति करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चाहती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका बहुत मजबूत हो, जयपुर से उसकी कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाए, कि पिछड़ा हुआ इलाका नहीं हो। एक परंपरा सी बन चुकी है, जब किसी अफसर को जब नेता कोई धमकी देता है, या कोई किसी को आपस में जब कोई देश में आ जाता है, तो धमकी देता है कि तुम्हारा ट्रांसफर मैं बांसवाड़ा डूंगरपुर कर दूंगा। ये जो परंपरा चल पड़ी है, परंपरा टूटनी चाहिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर में भी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे पिक्चर हॉल होने चाहिए, अच्छे मॉल्स होने चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी कॉलोनियां होनी चाहिए, अच्छी सीवरेज व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे थाने होने चाहिए, जर्जर स्कूल नहीं होने चाहिए, जर्जर अस्पताल नहीं होने चाहिए, स्कूलों में पूरे टीचर होने चाहिए, कंप्यूटर होने चाहिए, लाइट, पंखे, कूलर, एसी होने चाहिए, अच्छे दफ्तर होने चाहिए, अच्छे पियोन होने चाहिए, वहां पर पानी की और शौचालय की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ये तमाम व्यवस्थाएं भी अस्पतालों में होनी चाहिए। अस्पतालों में स्टाफ नहीं है, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं दरवाजे नहीं है, और साधनों की तो बात छोड़िए। लेकिन चेतन जी तो कह रहे हैं कि उनकी योजनाएं जमीनी स्तर पर है, लगातार देखने को मिल रही है। राजकुमार जी, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगते हुए जो इलाके चेतन जी हैं, जवाब उनको दीजिए, और क्योंकि मजबूत राजकुमार जी करिए। कह रहे हैं कि डबल इंजन की अस्पताल सरकार है। बदहाल है, वहां खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं है, मरीज परेशान है। चेतन जी कैसे देख रहे हैं आप इसको? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। एक कांग्रेस पार्टी अपने कमियों को, अपनी नाकामियों को खुद उजागर कर रही है। 5 साल राज में रह के गए ना, हम तो 2 साल, 2.25 साल से हैं। अगर ये खुद कह रहे हैं कि कहीं कुछ है ही नहीं, तो 5 साल इन्होंने क्या पकोड़े चले थे क्या राजस्थान के अंदर? कुछ किया ही नहीं। हाँ, चुनाव घोषणा की बात हमारे मित्र ने कही। आचार संहिता लागू होने से पहले तुलसी जी आपने देखा होगा किस प्रकार से जिलों की घोषणाएं, किस प्रकार से महाविद्यालयों की घोषणाएं की, किस प्रकार से स्कूलों की घोषणाएं की। क्यों? क्योंकि इनको पता था 5 साल तक याद नहीं आता है कांग्रेस पार्टी को, कभी भी चुनाव आता जब याद आता है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, अभी हमारे मित्र ने चुनावों की बात की कि हम डरते हैं चुनाव से। हाँ, हम डरते हैं, क्योंकि हम 7 में से 5 विधानसभा चुनाव जीते हैं, उपचुनाव सरकार बनने के बाद भी। हम स्थानीय निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषद हम जीते हैं, और एक तरफा जीते हैं, कांग्रेस से सीटें छीन कर जीते हैं। क्यों जीते हम? क्योंकि हमारी सरकार सच्चाई पे चलती। ठीक है चेतन जी, एक हम जो सवाल है, कहते आपकी हैं, सरकार की सच्चाई हम जो बताइए कहते हैं चेतन वो जी। करके दिखाते हैं। क्यों भगेंगे हम चुनाव से दूर? ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बिना क्या? देखिए, रिपोर्ट में देर तो आपकी वजह से भी हो रही है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप बार बार दावा ठोकते हैं कि हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सर देखिए, चुनाव कराना आपके हाथ में होता है, राज्य सरकार के हाथ में होता है। आप बार बार बोल रहे हैं कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट की बात है, तो अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, गठन आपने किया ओबीसी आयोग का, इस पर हम डिबेट कर चुके हैं, मैं इस मुद्दे को बीच में लाना नहीं चाहती। रिपोर्ट अगर आप चाहें तो सर समय पे आ सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इसको बहाना बनाना चाह रहे हैं या फिर क्या है, ये आप भली भांति जानते हैं। खैर, आदिवासी मुद्दे पर ही मैं चर्चा कर रही हूँ। चुनाव कौन करवाता है? बताइए, सरकार कराती है, चुनाव आयोग कराता है? लेकिन सरकार आदेश दे सकती है चेतन जी, आप इसे बखूबी जानते हैं। चुनाव आयोग को सरकार आदेश दे सकती है। राजकुमार जी जवाब दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि इस पर भी हम चर्चा की थी। राजकुमार जी जवाब दीजिए इस पर। आप सरकार कभी भी आदेश नहीं दे सकती है चुनाव आयोग को, कभी भी संभव नहीं है, चाहे कोई किसी भी गवर्नमेंट हो। चुनाव आयोग निष्पक्ष बॉडी है, ठीक है, वो अपना निर्णय खुद ठीक है। मैं इस पर जाना नहीं चाहती, क्योंकि इस पर हम ऑलरेडी डिबेट कर चुके हैं, चर्चा हो चुकी है। मैं चाहती हूँ ये आदिवासी मुद्दे पर ही चर्चा चले। चेतन जी, राजकुमार जी, आप दोनों से एक सवाल है, इस पर मैं आप लोगों का रिएक्शन जरूर लूंगी। सबसे पहले राजकुमार जी आपका, कि क्या आपको लगता है कि सच में आदिवासी विकास से ज्यादा एक वोट बैंक का मुद्दा बनता जा रहा है? ये दोनों पार्टियों से मैं इस पर रिएक्शन जरूर चाहूंगी। राजकुमार जी सबसे पहले आप। तुलसी जी, कांग्रेस पार्टी तो चाहती
विकास होना चाहिए। वोट लेना और नहीं लेना, कोई देगा नहीं देगा, वो अलग सब्जेक्ट है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, हम चाहते हैं जयपुर से, दिल्ली से और हिंदुस्तान के तमाम जो प्रमुख स्टेट हैं उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाए। जो परंपरा चल पड़ी है ना कि गुस्से में क्रोधित होकर कोई किसी को कहता है मैं आपको बांसवाड़ा डूंगरपुर भेज दूंगा, वो परंपरा टूटनी चाहिए। तीरंदाजी का खेल वहां बहुत खेला जाता है तुलसी जी। भारतीय जनता पार्टी क्रिकेट को तो बहुत देख रही है क्योंकि वहां हमारे बड़े नेता के सपुत्र हैं क्रिकेट के अंदर, लेकिन तीरंदाजी हमारे राजस्थान का, खासकर वागड़ क्षेत्र का बहुत बड़ा खेल है। तीरंदाजी बहुत बड़ा खेल है। आदिवासी लोग हैं वहां, गरीब लोग हैं, बहुत अच्छी तीर मारते हैं, तीर कमान बहुत अच्छा है। आज समझते अब राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को वहां ये तीर कमान गिफ्ट भी की गई है शायद, और वो इसलिए की गई है कि आप इसको याद करिएगा, तीरंदाजी के लिए एक अलग से खेल का आप कोटा अलॉट करें ताकि वहां खिलाड़ियों को और सुविधाएं मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की कहते हैं विजन वाली सरकार है, कहते हैं डबल इंजन वाली सरकार है, कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को आज केंद्र की सरकार ने पर्ची देकर क्यों नहीं भेजा कि तीरंदाजी जैसे खेल के ऊपर भी आज बात चर्चा आप करें। तीरंदाजी का खेल राजस्थान में बहुत खेला जाता है, खासकर बांसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के इलाकों में। वहां के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं लेकिन आर्थिक तौर पर वो बहुत कमजोर हैं। उनको मजबूत करने का काम कौन करेगा? हमारे खिलाड़ियों को तराशने का काम कौन करेगा? लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करूंगा कि आप जो मैंने टॉपिक उठाया है, आज की डिबेट के पश्चात राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, खेल मंत्री जी और भारत सरकार के खेल मंत्री जी और भारत के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तीरंदाजी वाले खेल को आप प्रोत्साहित करें। हमारा खेल बांगड़ के इलाके के अंदर बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहुत खेला जाता है। वहां कुछ समस्याएं रहती है, कुछ उनको आर्थिक समस्याएं रहती है, कुछ कोचेज की समस्या है, कुछ खेल मैदानों की समस्या है, कुछ समस्या है। उन तमाम समस्याओं को आप निस्तारित करके हमारे इस खेल को, हमारे बांगड़ के इस खेल को आप बहुत आगे बढ़ाएंगे, ऐसी उम्मीद मैं इस डिबेट के बाद कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से करता हूं। जी बिल्कुल, चेतन जी क्या बोलेंगे आप इस पे? बिल्कुल, सबसे पहले खेल पे बोलता हूँ। आदिवासी, बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने, आदिवासियों का जो तीरंदाजी खेल है इसके लिए हमारी सरकार ने क्या किया है? हमारी सरकार ने सांसद और विधायक इनका जो कोटा है, क्योंकि ये तीरंदाजी के अंदर जो तीर वो जो आता है, कमान, तीर कमान जो आता है वो बहुत कॉस्टली आता है तुलसी जी, बड़ा 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए का आता है। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई खिलाड़ी जो नेशनल स्तर पर या स्टेट स्तर पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको उस कोटे में से आप दिला सकते हैं। ये प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, चिंता कर रहे थे रेल लाइन की, हमारे राजकुमार जी को शायद पता नहीं है, रेल लाइन की एक नई परियोजना का काम शुरू हो चुका है। उदयपुर से डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए गुजरात को कनेक्ट करने के लिए वो काम शुरू हो चुका है, एक पहले से चल रही है। तो चिंता करते हैं हम लोग, काम शुरू करके बताते हैं ये काम शुरू हो गया है। अब आता हूँ आदिवासी बेल्ट की बात, बार बार हमारे मित्र कर रहे थे। मैं एक बात जानता हूँ, जनता कब नकारती है? जनता किसी भी पार्टी को तब नकारती है जब वो घोषणा करती है लेकिन काम नहीं करती। जनता स्वीकार कब करती है? जो पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। और कब करके दिखाती है? उसी जगह पे जाकर जब लोकार्पण होता है, उसी जाकर के जब उद्घाटन होता है, वहीं पे जाकर जब शिलान्यास होता है। जनता देखती है कि पिछली बार जब ये शिलान्यास करके गए थे वो कितने पूरे हुए। जनता सवाल पूछती है। हमारे मित्र बार बार पर्ची की बात कर रहे थे कि पर्ची जिनको देते हैं, जब ये प्रवक्ता टीवी पर आते हैं, पर्ची तो मिलती है कांग्रेस पार्टी के लोग, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जी को। पर्ची यह नहीं मिलती है कि राजस्थान की जन समस्याओं के ऊपर बहिष्कार करिए विधानसभा का। पर्ची ये मिलती है कि बिहार में SIR हो रहा है, राजस्थान की विधानसभा का बहिष्कार करिए, आप बाहर निकलिए। इनको तो ये भी लगता है कि आप घोषणाओं की राजनीति करते हैं सर। तो पर्ची तो उसको कहते हैं, पर्ची की प्रथा हमारे भारतीय जनता पार्टी में ना तो ठीक ना है। हम पर्ची की बात ही नहीं करते, क्योंकि पर्ची की बात करेंगे तो ये डिबेट डाइवर्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने बार बार कहा इस डिबेट को ट्राइबल बेल्ट तक करना है, आदिवासी भाइयों की हमारे 3 काम हमें करना है। उनको आर्थिक स्वावलंबी बनाना है, हमें उनको सामाजिक सुरक्षा देनी है, हमें उनको आत्मनिर्भर बनाना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी ढांचे का जो ये विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है चेतन जी की बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी घोषणाओं की राजनीति करती है और घोषणाएं करके भूल जाती है। तो यही तो मैंने बताया था, जब जिलों की घोषणाएं की थी तुलसी जी, आपको सब पता है जी बिल्कुल, किस प्रकार से जिले बनाए थे, पॉकेट में से निकाल निकाल करके।
क्या जिले ऐसे बनाए जाते हैं? जिले बनाए जाते हैं, पहले सर्वे होता है, रिपोर्टिंग होती है, बजटिंग होती है, पता चलता है क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और जब हम लोग सत्ता में आए तब हमें पता चला ये तो केवल घोषणा, इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी, पदों का सृजन नहीं किया। स्कूल में इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल दी, भवन का इंतजाम नहीं किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम नहीं किया, केवल घोषणा करके चले गए। और इनको पता था वापस नहीं आने वाले। तो जब वापस नहीं आएंगे तो आरोप लगाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर। भले ही लगाओ, विपक्ष का काम है, हमें स्वीकार है आरोप लगाना, लेकिन अच्छे कामों की प्रशंसा करना भी विपक्ष का धर्म बनता है। बिल्कुल। माननीय नहीं, वो कहा प्रधानमंत्री भी ने है जब 1 चेतन लाख जी, करोड़ की राजकुमार घोषणा जी की ने कहा भी है कि अगर राजस्थान का विकास होगा तो समर्थन जरूर करेंगे। ज्यादा समय है नहीं, एक छोटा सा सवाल मैं ले रही हूँ, आप दोनों से उस पर रिएक्शन मैं वापस से ही चाहूंगी। सवाल यही है कि रोजगार के लिए क्या रोड मैप होगा? राजकुमार जी, क्या रोड मैप होना चाहिए? कि जब आपकी सरकार थी, अभी आप भले ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार ने भी आदिवासियों के लिए उतना किया नहीं है जितना करना चाहिए था। हालांकि अभी आपने जवाब बखूबी दिया है, लेकिन जब आपकी सरकार थी आपने किया नहीं, और जब आज बीजेपी बोलती है तो आप बोलते हैं कि ये सिर्फ हमारी खामियां गिनाने में समय बर्बाद कर रहे हैं। राजकुमार जी। तुलसी जी, कांग्रेस चाहे सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वागड़ क्षेत्र का विकास होना चाहिए। बांसवाड़ा डूंगरपुर हिंदुस्तान के प्रत्येक जिले और स्टेट से बहुत डायरेक्ट कनेक्टिविटी होना चाहिए। हम चाहते हैं वहां का महिला, पुरुष, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग बहुत वहां सेल्फ डिपेंडेंट बने, स्वावलंबी लोग बने, ताकतवर लोग बने। कांग्रेस पार्टी चाहती है हर क्षेत्र में उस इलाके का व्यक्ति, उस इलाके के परिवार मजबूत बने। कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष का साथ देने को तैयार है, अगर ये ईमानदारी से उस इलाके का विकास करे तो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे इलाकों से राजनीति नहीं करे। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है, राजनीति करने के लिए और बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन वागड़ क्षेत्र के साथ कोई भी राजनीति करने का अधिकार विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं देगा। ठीक है, चेतन जी बताइए। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया युवाओं के रोजगार के, बहुत ही बढ़िया। युवाओं को रोजगार देना सरकार का पहला कर्तव्य है। युवाओं की नौकरी लूटना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है किसी सरकार के समय में अगर होता है। हम लोगों ने घोषणा की 1 लाख नौकरी हर साल हम देंगे। हमने विधानसभा के पटल के ऊपर बताया है और डिपार्टमेंट वाइज सूची प्रस्तुत की है। इस विभाग में इतनी नौकरियां अभी तक हम दे चुके हैं। आरपीएससी लगभग 125 परीक्षाएं कंप्लीट कर चुकी है। और अधीनस्थ बोर्ड, राजस्थान स्टेट अधीनस्थ बोर्ड जो है, जो मंत्रालय कर्मचारियों का या ग्रेड पे से नीचे के लेवल का नियुक्तियां करता है, वो 244 परीक्षाएं कर चुका है। हम लोगों ने भर्ती कैलेंडर जारी किया। और आदिवासी बेल्ट की बात करता हूँ, आदिवासी बेल्ट के बारे में टीएडी बोलते हैं, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट। इसके अंदर आपको पता होगा लगभग सारी सीटें जो होती है सरकारी नौकरी की, वो आरक्षित होती है आदिवासी भाइयों के लिए। ठीक है। वहां पे ज्यादातर सारी सीटें उन्हीं के लिए आरक्षित होती है और उनको भरना प्राथमिकता थी। हमने उनको भरना शुरू किया और भरना काफी सीटें हम भर भी चुके हैं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, आदिवासियों को सरकारी नौकरी तो मिले युवाओं को, लेकिन साथ में नौकरी देने वाला भी बने। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम शुरू किए। वहां मुद्रा योजना के माध्यम से लोन देने का काम शुरू किया है ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो, कुटीर उद्योग डेवलप हो। और आदिवासी समाज, वनवासी भाई, युवा अपने भाइयों को नौकरी देने के लिए योग्य बने, नौकरी देने का काम करे, नौकरी मांगने का नहीं करे। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, स्पष्ट योजनाएं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्पष्ट निर्देश है। आज भी मुख्यमंत्री जी ने, आपको पता होगा, वोट मेले का उद्घाटन किया है। क्यों किया? उन्होंने कहा है अपने स्पीच के अंदर, जो ट्राइबल बेल्ट में कुटीर उद्योग है, ग्रामीण उद्योग है, उनके ऊपर आप जाइए, प्रदर्शनी को देखिए और उन लोगों को एनकरेजमेंट हो, उनका प्रोडक्ट बिके, अच्छी उनकी कीमत मिले। और जब प्रोत्साहन मिलेगा, कीमत मिलेगी, तब उसका विस्तार होगा। नहीं तो धीरे धीरे ये कुटीर उद्योग बंद हो जाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी धरोहर है। बिल्कुल। आदिवासी बेल्ट का जो हथकरघा है, जो हैंडीक्राफ्ट है, जो कुटीर उद्योग है, वही राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी हेरिटेज है, धरोहर है। उसका संरक्षण करने का काम सरकार का है और सरकार ने इसीलिए आज जो प्रदर्शनी का उद्घाटन आपने विस्तृत जानकारी दी। और राजकुमार जी भी बहुत सारी बातें इन्होंने कही। आप दोनों ने अपना अपना पक्ष बहुत ही बखूबी से रखा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।